So hello dear friend, once again you are most welcome to S2 Vision and यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इंट्रेंस एग्जाम का फिजिक्स। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को कि अगर मैं मुझे मेरे बारे में जानना चाहूंगा तो मेरा नाम अनिमेश कुमार है ना, मुझे अनिमेश सर लोग कहते हैं और मैं नर्सिंग को फिलहाल पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो ये इंट्रेंस एग्जाम है जो 22 तारीख को है वो काफी इजी हो जाएगा अगर आप अभी तक कुछ पढ़े भी नहीं हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सोचे कि यूट्यूब पे पहली बार सर्च मारे हो और ये सोच रहे हो कि देखो अभी तक तो कुछ आता है नहीं, हमको बस एग्जाम पास कर लेना है और जो प्रॉब्लम है जो डर है आपके अंदर उसको खत्म करना है, एग्जाम पास करना है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे और अभी टाइम भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, मेरा यही कहना है कि अभी भी कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। हम लोग इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं कि जो भी पढ़ना है, देखो एक बात तो तुम सभी स्टूडेंट को पता है कि सब 11 12 पढ़ के आए हो और आपको पता है फिजिक्स क्या चीज होता है। इसके लिए मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर डीप में पढ़ने बैठे तो 2 साल भी कम पड़ जाता है। 11 12 को देखा जाए तो 2 साल भी कम पड़ जाता है और वही 2 साल का चीज मुझे आप सभी स्टूडेंट को 9 दिन में करवाना है। 9 दिन में शायद मुश्किल से 8 दिन बोल लो, 7 से 8 दिन बोल लो। ठीक है, तो 7 से 8 दिन 2 साल का चीज करवाना है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उतना डीप लेवल में क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, इतना डीप लेवल में नहीं पूछता है। बीएचएस जेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उतना डीप लेवल में नहीं पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है। 20 मार्क्स का आपका फिजिक्स पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों, सिलेबस बड़ा है। तो हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि पूरा सिलेबस कम टाइम में कवर अप कराएंगे। टेंशन मत लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी अगर बुक खोल के बैठ गए पढ़ने तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि तुम सोचो कि 9 दिन में तुम पूरा बुक पढ़ लोगे, बिल्कुल संभव ही नहीं है ना। अगर खूब तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तभी ऐसा कर सकते हो। तो अभी आपके लिए बेहतर यही है ना, कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको शांति से पढ़िए, उसी को 1 2 बार देख के रिवीजन कर लीजिए, है ना। नोट्स बनाने का भी समय नहीं है, जो सच्चाई है। और बुक्स पढ़ने जाओगे तो एक ही चैप्टर में उलझ के रह जाओगे, तो उस सब का कोई उपाय नहीं है। दूसरा चीज, उतना ही लेवल तक पढ़े जितना आपके एग्जाम में आता है, ज्यादा डीप घुसने का कोशिश नहीं करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। आज हम लोग कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स को, जिसमें आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन है ना, इकाई एंड विमाएं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेक्टर, स्केलर, सदिश राशि, अदिश राशि, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ काइनेमेटिक्स, इन तीनों बड़े टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो कहने का मतलब यही, ये जो है बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा और हम इसी एक लेक्चर के अंदर शॉर्ट में पूरा कवर अप भी करवा देंगे और इसी लेक्चर के अंदर हम आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेक श्योर की वीडियोस को पहले ही लाइक कर दो कि कंटेंट आपको जो मिलेगा प्रो लेवल का मिलेगा। ठीक है, उसमें एक रत्ती भी कमी नहीं होने देंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। तो हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, पहला यूनिट 1 में आपका यूनिट एंड डायमेंशन आ जाता है। टेंशन मतलब, कुछ बच्चे बोलेंगे इंग्लिश में पढ़ाएगा कि हिंदी में पढ़ाएंगे, भाई दोनों लैंग्वेज में आपके पास आएगा, तो उसका आप टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, सबको समझ आएगा। बस कुछ भी नहीं आता है ना फिजिक्स में, फिजिक्स का एबीसीडी भी नहीं आता है ना, फिर भी समझ आ जाएगा, बस सुनते जाओ। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, इकाई एंड विमाएं के बारे में। जितना पढ़ाएंगे उतना याद रखना, उससे ज्यादा ना पढ़ना है, उतना आपके लिए काफी है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है कि भौतिक राशियां क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। सिंपल समझ लो, फिजिक्स में जिस भी चीजों के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है ना, जो भी चीज फिजिक्स के बारे में बताता है आप सभी स्टूडेंट को, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि उसको भौतिक राशियां बोलते हैं। अब जो भौतिक राशियां होते हैं, है ना, उनको हम लोग 2 भागों में तोड़ दिए, उनको हमने 2 भाग में तोड़ दिया। एक आपका आ जाता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड, है ना। एक आता है फंडामेंटल, जिसको मूलभूत राशि बोल सकते हो, या फिर आप इसको मूलभूत राशि या बेसिक बोल सकते हो। ठीक है, और डिराइव मतलब यतुपनन, है ना, यतुपनन। तो इसका मतलब जो डिपेंडेंट हो, निर्भर हो। डिराइव्ड मतलब जो फंडामेंटल पे निर्भर हो। उदाहरण के तौर पे समझो कि मान लो तुमको घर बनाना है, घर बनाने के लिए तुम घर कैसा भी बनाओ, बड़ा सा आलीशान महल बनाओ, कैसा भी आकार का घर बनाओ, लेकिन उसके लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, ईंट की पड़ेगी, बालू की, गिट्टी की, है ना, रॉड की पड़ेगी। तो इन सभी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी घर बनाने के लिए। तो जिस चीज की आवश्यकता पड़ रही है किसी चीज को बनाने के लिए, उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल है वो आत्मनिर्भर है ना, उसको किसी से लेना देना नहीं है, उसी के सहारे
हम डेराइव्ड को बनाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे देखा जाए, अगर आप बोलोगे सर उदाहरण बताओ, तो उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो फंडामेंटल का उदाहरण हो गया मास, लेंथ, टाइम, और डेराइव्ड का हो गया फोर्स, वेलोसिटी। आइए आगे चलते हैं फटाफट, है ना, टाइम नहीं है, फटाफट देखते हैं। देखो उसके अलावा एक बात याद रखना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, मूलभूत मात्राएं 7 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और वो 7 का नाम और इकाई सब पता होना चाहिए बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं उसका नाम और इकाई पता होना चाहिए। जैसे लेंथ, पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, टेम्परेचर यानी तापमान, लुमिनस इंटेंसिटी जिसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको पदार्थ की मात्रा बोलते हैं। लेंथ की जो इकाई है यहाँ पे आपका मीटर है, मास का केजी होगा, टाइम का सेकंड होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा, टेम्परेचर का केल्विन होगा। याद रखना टेम्परेचर को कुछ वजह सेल्सियस मार के मत आ जाना, टेम्परेचर की इकाई केल्विन होता है, एसआई मात्रक। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का मोल में इकाई मापते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या याद रखना है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, मूलभूत राशि होते हैं, और उसकी इकाई आपको याद रखना है, मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर करंट के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। इसके अलावा 2 सहायक राशि भी होते हैं, 2 सहायक फंडामेंटल राशि भी होते हैं, मूलभूत राशि होते हैं, सहायक उसको बोलते हैं, तो उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री, है ना, पूरक मात्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं। इनके मात्रक होते है ना, इनके मात्रक होते हैं लेकिन विमाई नहीं होते। देखो एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम में पूछ दे देगा कि बताइए एक ऐसा भौतिक मात्रा बताइए जिसकी इकाई तो हो परंतु विमाएं ना हो। विमाएं मतलब कोई डायमेंशन ना हो। तो याद रखिएगा बच्चों कि 2 सहायक राशि होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की इकाई रेडियन होता है, सॉलिड एंगल की इकाई स्टेरेडियन होता है। सिंपल, बस इतना याद रखना, प्लेन एंगल की इकाई रेडियन, दूसरा सॉलिड एंगल की इकाई स्टेरेडियन। और दूसरा बात ये याद रखना है कि इनके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। ये जो 2 इकाई, 2 फिजिकल मात्राएं, भौतिक मात्राएं के बारे में पढ़ रहे हो, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, समतल कोण और घन कोण, इनकी कोई, है ना, बीमाएं नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बीमाएं, नो डायमेंशन। ठीक है, कोई बीमाएं नहीं होती है। आगे चलें तो आगे हम कुछ बात और पढ़ाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आंख बंद करके उतना पढ़ लो, उतना आपके लिए एग्जाम के लिए काफी रहो। इधर उधर भटकते रहोगे तो 9 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, सच्चाई है जो। ठीक है, तो यहां ध्यान दो, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी के व्यवहारिक मात्राएं। देखो एक बात समझो, अगर मैं बोलूं कि इस पेन के इस कोना से इस कोना की लंबाई क्या है, तो तुम किस में मापोगे? तुम ही सब क्वेश्चन पूछते हैं, इस कोना से इस कोना की लंबाई तुम किस में मापोगे? तो तुम माप के मुझे दोगे सेंटीमीटर में। कुछ बच्चा बोलेगा मीटर में नापेंगे, तब तो मूर्ख हो तुम, इतना दूर सेंटीमीटर में नापाएगा ना। और अगर हम तुमको बोलेंगे यहां से, तुम्हारे घर से यहां से सामने वाला शॉप की दूरी कितनी है, सामने वाला जस्ट सामने पास के शॉप का, तो तुम उसकी दूरी किस में नाप के दोगे? मीटर में नाप दोगे, क्योंकि आसपास में तो दुकान मिल ही जाता है। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि यहां से तुम्हारा घर, जहां से तुम पढ़ने आए हो कॉलेज में, उसका दूरी कितना है, घर मतलब अपना जो घर है आपका, तो उसको तुम किलोमीटर में माप के दोगे। तो क्या देखने को मिल रहा है कि दूरी बढ़ रहा है तो उस हिसाब से उसका इकाई भी हम बढ़ा दे रहे हैं। कभी मीटर में नाप लेते हैं, कभी सेंटीमीटर नाप लेते हैं, कभी किलोमीटर में नाप लेते हैं। लेकिन अगर हम पूछे यहाँ से चांद का दूरी बताओ, यहाँ से सूरज का दूरी बताओ, यहाँ से जो तारा है ना, नीरेस्ट तारा, उसका दूरी बताओ। अगला जो गैलेक्सी है, हम जो गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है, दूसरे गैलेक्सी का नाम बताओ कितना दूरी होगा। तो ये सब इतना बड़ा बड़ा दूरी है, इतना बड़ा बड़ा दूरी के लिए अलग से मात्रक बनाए गए हैं। किसका? लंबाई का ही। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है, वैसे लाइट ईयर होता है, पार सेकेंड होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ये सब बड़ा बड़ा दूरी है, बहुत बड़ा बड़ा। मतलब यहाँ से दूसरा गैलेक्सी कितना दूर है ना, हमारा सबसे निकटतम तारा कौन है, इन सभी को दूरी को नापने के लिए अलग से इकाई बनाया गया। क्योंकि इसको किलोमीटर में नापेंगे तो इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, पता चलेगा 4000 करोड़। इतना इतना बड़ा नंबर कैसे तुम डील करोगे? तो उसके लिए अलग से इकाई बनाया गया है।
तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो सन और अर्थ के बीच की जो दूरी होता है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो डिस्टेंस होता है सूरज और धरती के बीच का, उसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, है ना। उसके बाद होता है लाइट ईयर। तो याद रखना लाइट ईयर, कुछ बच्चे ना साल ईयर सुनते हैं उनको लगता है कि टाइम का इकाई है। तो सबसे बड़ा याद रखना पहला बात कि लाइट ईयर जो है ना ये डिस्टेंस का इकाई है। किसका इकाई है? डिस्टेंस, दूरी का। तो आपसे पूछ देगा लाइट ईयर किसकी इकाई है, तो इन टाइम लिख के आ जाना है। ईयर मतलब साल, टाइम नहीं। लाइट ईयर मतलब होता है कि एक साल में लाइट कितना गया, बहुत बड़ा बात है। एक साल में लाइट कितना दूरी तय करेगा उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं, दूरी याद रखिएगा। आगे चले तो पार सेकेंड, ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है पार सेकेंड, है ना। पार सेकेंड क्या होता है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है उसको पार सेकेंड बोलते हैं। एक पार सेकेंड के अंदर 3.26 लाइट ईयर होता है। याद रखना क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, तीनों में सबसे बड़ा कौन? तो पार सेकेंड। तीनों में सबसे बड़ा कौन? पार सेकेंड। आपसे पूछेगा पार सेकेंड किसकी इकाई है? तो डिस्टेंस की। लाइट ईयर किसकी इकाई है? ये भी डिस्टेंस की है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी इकाई है? तो भी भाई डिस्टेंस की है। बड़ा कौन? बड़ा पार सेकेंड। लाइट ईयर उसके बीच में, और सबसे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट, बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों। उसके बाद देखो कुछ कुछ डायमेंशन हम लिख दिए हैं आप समझने के लिए। जैसे एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन होता है एल का पावर 2। एल के ऊपर पावर 2 कर दो, क्योंकि देखो एरिया में क्या होता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। लंबाई को भी अपन मीटर में ही नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं। तो मीटर मीटर मतलब दोनों का स्क्वायर। तो एल फॉर लेंथ, लेंथ के लिए एल आएगा, और दो दो आ गया तो इसका स्क्वायर कर दिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो किसी भी चीज का अगर आप आयतन निकालना चाहते हो तो लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट होता है। तो लंबाई को भी बच्चों मीटर में नापोगे, चौड़ाई भी को तो मीटर में नापोगे, और हाइट को भी मीटर में नापोगे। तो मीटर का पावर कितना हो गया? 3। तो इसलिए यहाँ पे L3 लिखते हैं। ठीक है, लेंथ के लिए मीटर में तो लेंथ, लेंथ के लिए L, L का पावर 3। ठीक है, उसी तरह डेंसिटी, घनत्व का फॉर्मूला पता है ना आप सभी को, मास बट्टा वॉल्यूम। मास बट्टा वॉल्यूम तो हम भी वो भी निकालना सिखा देते हैं कि अगर आपको डेंसिटी कोई निकालने कह दे तो मास बट्टा वॉल्यूम, और मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए L3। ठीक है, तो ये हो जाएगा ML-3 ऐसे। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी हो गया। उसी तरह स्पीड निकाल सकते हो बच्चों, बड़ा आसान है। स्पीड आपको बोलेगा स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आप आयाम जो है खुद ही निकाल दोगे, फॉर्मूला मालूम हो। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस चाल बट्टा ये दूरी बट्टा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी को ऊपर लिखोगे और समय को नीचे लिखोगे तो ये आ जाएगा। त्वरण निकालना है तो त्वरण निकालने के लिए क्या तरीका है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय। अब देखो बच्चों मैं इसको भी निकाल दिखा देता हूँ। त्वरण का निकालना है तो वेग के लिए क्या होता है पता है? वेग के लिए होता है LT-1। याद रखना। बोलोगे कैसे आया, मैं वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। वेग के लिए होता है LT-1, टाइम के लिए होता है T। ठीक है, तो ये T ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके एक और माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस है, कुछ नहीं तो 1 है प्लस, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा LT-2 इस तरह से। ठीक है, अब बोलोगे सर वेलोसिटी का, वेग का कैसे निकालेंगे? देखो बच्चा वाला काम है ये, मजा आ जाएगा अगर आप देखोगे। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, या फिर सिंपल बोलो ना, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना, सबको पता है। ठीक है, तो इसका अगर आपको निकालना है डायमेंशन, कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है। कैसे निकालोगे? सिंपल क्या करोगे, इसका निकालना है तो v का आपको निकालना है डायमेंशन। डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हो? L। टाइम के लिए क्या लिखते हो? T। ठीक है, तो ये ऊपर गया तो हो गया LT-1। तो ये आ सकता है एग्जाम में, डायमेंशन से क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रहना। अगर रटना है तो रट लो, अदरवाइज निकालना भी सिखा दिए। रटना है तो रट लो, अदरवाइज निकालना भी सिखा दिए, दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट, है ना। पूरा पढ़ना है, समझ रहे हो, मतलब 2-3 महीना की चीज तुमको एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो फटाफट ध्यान दो। शॉर्ट में पढ़ाएंगे लेकिन समझ आएगा। दूसरा चीज आपको फोर्स का याद रखना है। मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम भले बाकी चीजों का मत रटो, फोर्स का डायमेंशन रट लो, क्योंकि फोर्स के माध्यम से तुम ऊर्जा का निकाल सकते हो, फोर्स के माध्यम से तुम वर्क का निकाल सकते हो, फोर्स के माध्यम से तुम प्रेशर दाब का निकाल सकते हो। ठीक है, फोर्स के माध्यम से तुम अन्य जितने भी भौतिक मात्राएं हैं उनका आप डायमेंशन निकाल सकते हो, विमीय सूत्र निकाल सकते हो। तो फोर्स अगर आपको रटा हुआ है
तो उसके सहायता से आप बैठ के कॉपी में बस कैलकुलेशन करोगे आराम से, बाकी सबका निकल जाएगा। बड़ा सरल बात है। अब देखो थ्रस्ट, थ्रस्ट भी बच्चों फोर्स ही होता है ना, जो फोर्स 90 डिग्री पे लगता है वो थ्रस्ट ही होता है। तो थ्रस्ट का भी MLT-2 होता है, फोर्स के जैसा, सेम टू सेम। टेंशन, तनाव, मैं आपको बनाना चाहूंगा तनाव, तनाव फोर्स, तनाव भी बच्चों एक तरह का बल ही है। इसलिए चाहे आपको तनाव बोल दे, चाहे आपको थ्रस्ट बोल दे, चाहे आपको वेट या भारे बोल दे, कुछ भी बोल दे, तीनों का जो विमीय सूत्र होगा समान नहीं होगा, क्योंकि बात बरोबर। आपका जो भार है वो भी एक तरह का बल है, तनाव भी एक तरह का बल ही है, थ्रस्ट भी एक तरह का बल ही है। तो तीनों का जो विमीय सूत्र होगा MLT-2 होगा। MLT-2 मथा में रट लो, रट लो, ठीक है। अब देखो वर्क का अगर विमीय सूत्र का बात करें तो वर्क का जो विमीय सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। वर्क का कार्य का फॉर्मूला पता है ना, बचपन में पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे? देखो एक एक फैक्ट बताना, देखो मैं यहाँ आपको वो सभी मात्राएं लिख रहा हूं जिसका विमीय सूत्र इससे मिलता जुलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताओ इसका विमीय सूत्र किससे मैच खा रहा है। जैसे आपसे पूछ देगा दो ऐसा मात्रा बताओ जिसकी विमीय सूत्र सेम हो, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि बल का थ्रस्ट के जैसा होगा, बल का तनाव के जैसा होगा, बल का भार के जैसा होगा। अब अगर हम बात करें वर्क का, तो अब से कार्य का, तो कार्य का कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल गुना विस्थापन। अब देखो बच्चों, अगर हम वर्क का विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो फोर्स का तुमको बोले रट लो, रटे हो कि नहीं? नहीं रटे हो जाके वीडियो बैक करो, देखो और बताओ फोर्स का क्या होगा। फोर्स का होगा MLT-2, बल का क्या होगा MLT-2। अब विस्थापन का L हो जाएगा, तो क्या हो गया ML2T-2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे टू कैसे हुआ, तो तुम इतना भी किसी का मैथ नहीं होगा। देखो एल यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दोनों मिला क्या हो गया 2, बात खत्म। अब देखो एक और बात बताते हैं। अब मैं एक बात और बता देता हूं, ये हमने निकाला कार्य का। एक और फैक्ट याद रखना कि कार्य और ऊर्जा सेम, दोनों का विमीय सूत्र सेम ही होता है, ठीक है। तो वर्क बोले या फिर एनर्जी बोले, उसका विमीय सूत्र यही होगा। उसके अलावा भी कुछ फैक्ट बताते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम पूछेंगे एनर्जी का विमीय सूत्र क्या होगा, बोलेगा बच्चा ML2T-2। उसी बच्चे से अगर हम पूछ देंगे काइनेटिक एनर्जी का बताओ, तो वो बैठ के सोचने लगेगा, अरे मूर्ख, एनर्जी कोनो हो, विमीय सूत्र नहीं बदलता है। तो जो विमीय सूत्र है, डायमेंशन जो है वर्क का, वही काइनेटिक एनर्जी का भी होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का भी होगा। और एक बात और रट लेना कि वर्क का जो डायमेंशन होता है वही टॉर्क का भी होगा। वो लोग सर नहीं रटेंगे, तो नहीं रटोगे तो एग्जाम में 2 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा, बैठ के सॉल्व करना होगा। टॉर्क का फॉर्मूला लगाओगे, वर्क का लगाओगे। लेकिन अगर आपको पहले से मालूम है तब तो एक प्लस पॉइंट है ना, जल्दी जल्दी बनेगा। तो याद रखना, और आपका एग्जाम में जल्दी बनाने का ही मतलब है, ठीक है। जितना जल्दी बनाओ, क्योंकि समय कम है, लगभग 100 में 120 मिनट रहता है और 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो सोच लो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का सेम होगा, पोटेंशियल का सेम होगा, टॉर्क, हीट, उष्मा, उष्मा भी एक तरह का ऊर्जा ही है, इसलिए सबका जो आपका विमीय सूत्र होगा सेम टू सेम होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है, दाब बराबर फोर्स बट्टा एरिया, ठीक है। तो इसका अगर डायमेंशन निकालना है बच्चों, मैंने क्या बोला, फोर्स का तुम रट लो, फोर्स का रट लो, नहीं रटोगे तो बहुत दिक्कत आएगा। फोर्स का विमीय सूत्र क्या होगा MLT-2, और एरिया का जो बच्चा होता है L2 होता है। ये जब ऊपर जाएगा ना तो एक में दो घटा दोगे, एक में दो घटा दोगे तो ML-1T-2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमको आया दाब का विमीय सूत्र है। अब एक दो बात और हम सिखाते हैं, देखना। जो प्रेशर का विमीय सूत्र होता है वही स्ट्रेस का होता है, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हाई संभावना है। आप देखना एग्जाम दे के आओगे ना तो तुम बोलोगे अनिमेश सर बोल रहे थे और मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों का सेम टू सेम होता है, ठीक है ना, याद रखना। चलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलेंगे, यहाँ लिखा है, ठीक है ना, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। चलिए अगला आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, नॉर्मल एग्जाम में आ ही जाता है। तो हम तो बोलेंगे निकालने भी सीख लो और रट भी लो, दोनों करो। देखो ग्रेविटेशन फोर्स बराबर पढ़े होगे, सूत्र बचपन में 9th क्लास में पढ़े होगे, है ना, G m1m2 बट्टा आर स्क्वायर, है ना, याद है न्यूटन चचा दिए थे तो फॉर्मूला, जब उनके सिर पे एप्पल गिर गया था तो ये फॉर्मूला दिए थे कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो ये होता है। उसमें ये जो जी होता है ना, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, है ना, नियतांक, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका विमीय सूत्र पूछ दिया है
तो कुछ नहीं, इसका निकालने के लिए क्या तरीका है मैं आपको सिखा देता हूं। ये इधर जाएगा एफ आर स्क्वायर M1 बट्टा M2। अब कुछ बच्चा बोलेंगे सर इतना मेहनत कौन करेगा, मत करो, रट लो, ये लिखा हुआ है, रट लो, हो जाएगा। अगर मेहनत करना है तो बल का डालो, दूरी का डालो एल स्क्वायर, मास का एम होगा, दो गए तो एम स्क्वायर हो जाएगा, डाल के निकाल लो। तुम्हारी इच्छा, हम दोनों तरीका बताएंगे, है ना। देखो हर तरह का बच्चा होता है, हम सबके साथ चलना हमको चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं फटाक से। उसके अलावा कुछ कुछ याद रखना, ये तीनों याद रखने वाला है। आपसे बोलेगा प्लैंक्स कांस्टेंट का बताओ, ml2t-1। कॉफिशिएंट निकाला इसको भी जा सकता है, लेकिन इतना गहराई में भी नहीं घुसना है कि पता चले कि उसी में आज मेरा पूरा क्लास खत्म हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट का ये हो गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका ये रट लो। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का रट लो, सबको रट लो, ठीक है, तीन गो है बस। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा मात्रक बताओ जिसकी इकाई तो हो बट उसकी विमीय सूत्र ना हो। तो दो ऐसा आपको याद रखना है, एंगल और सॉलिड, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, है ना। कोण और घन कोण, इनकी जो है ना यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, मात्रक होते हैं पर बीमा नहीं होता, ठीक है। अब देखो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन चारों ऑप्शन में से वैसा चुनो जिसकी ना यूनिट हो, ना इकाई हो, ना विमीय सूत्र हो। उस केस में स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। विकृति और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक पढ़े होगे, ऑप्टिक्स चैप्टर लाइट में पढ़े होगे, आगे हम पढ़ाएंगे भी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इनका ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए अब एक और बात, दो मात्राएं को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी विमीय सूत्र एक जैसी हो। दो मात्राएं को तभी घटाया जा सकता है जब उनकी विमीय सूत्र एक जैसी हो। दो मात्राओं को एक दूसरे के बराबर तभी लिखा जा सकता है जब उसकी विमीय सूत्र सेम हो। ई तरफ LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां और दायां तरफ बराबर के, दोनों तरफ विमीय सूत्र सेम होना चाहिए, तभी ये संभव है। जैसे v बराबर u प्लस 80 लिखा है तो याद रखना v और u का विमीय सूत्र सेम होगा, u और 80 दोनों मिला के 80 का और u का वो भी सेम होगा, क्योंकि जोड़ में लिखा हुआ है और जोड़ में लिखा है तो विमीय सूत्र सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं, है ना, विमीय समानता, ठीक है। याद रखना ये बात, सिंपल याद रखना। तो दो मात्रा को तभी जोड़ा जा सकता है, ठीक है, या घटाया जा सकता है या बराबर में लिखा जा सकता है। चलिए आगे चलें। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दें, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, पहले कुछ पढ़ाना फिर प्रैक्टिस, फिर पढ़ाना फिर प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, एकदम स्पीड में करेंगे और आप लोग सब आंसर दीजिएगा, इतना हमको भरोसा है कि हम जो पढ़ाएं आप सभी स्टूडेंट आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ सही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाइट ईयर किसकी इकाई है? सभी बच्चों को बता चुके हैं, डिस्टेंस दूरी की इकाई है। फटाफट फटाफट करते हैं। दूसरा कह रहा है इसमें से कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, निम्न में से कौन बीमाहीन, जिसका कोई बीमा नहीं है। बीमा याद रखना, इकाई नहीं बोला है, बीमा ही नहीं है। तो याद रखना बच्चों, स्ट्रेन, विकृति, हम अभी पढ़ा के आए जस्ट कि विकृति की कोई बीमा नहीं होती। बोलो सर क्यों नहीं होती, ये तो बताते ही नहीं है। देखो बच्चों, एक होता है ना, परिस्थिति के हिसाब से हमें चलना चाहिए, ये बात आप सीख लो। अभी इतना कम समय है, उसमें पूछोगे क्यों, कैसे, हाउ, वाई, तो फिर नहीं हो पाएगा। हालांकि आप मेरे से आओ, एक साल पढ़ने आओ, पूरा डीप फिजिक्स में घुस जाएंगे, है ना। लेकिन अभी ये सब क्वेश्चन पूछोगे, हालांकि मैं अब चलो बता देता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। देखो स्ट्रेन जो होता है ना, ये ऊपर में परिवर्तन जो किसी मात्रा में होता है बटा वो वही मात्रा होता है। अब देखो लेंथ की इकाई मीटर ही होता है, और लेंथ में परिवर्तन का इकाई भी मीटर और लेंथ का भी मीटर, मीटर मीटर कट गया तो कोई बीमा बचा ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्स का, बल का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, सबको पढ़ा रखे हैं, क्या होता है जल्दी बताओ, जल्दी, ml/t-2, फटाफट आंसर करना है। उसके बाद पार सेकेंड किसकी इकाई है? पार सेकेंड डिस्टेंस की इकाई है, पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है किसकी सेम डायमेंशन होगी, ये भी हम याद करवाए थे, किस युग की विमाएं समान होगी। तो वर्क और एनर्जी का बीमा समान होता है, ये बात आप सभी को हम बता चुके हैं, ठीक है। कार्य और वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा का। कह रहा है इसमें से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो न्यूटन चच्चा नहीं है, ठीक है। न्यूटन जो इकाई है, चच्चा नहीं, इकाई वो नहीं है। मीटर फंडामेंटल है, मूलभूत राशि है, सेकेंड भी है, किलोग्राम भी है, मात्रक है, लेकिन न्यूटन नहीं है, न्यूटन बनाया गया चीज है ना। चलिए बोला है कि बताओ ml/t-2 किसकी विमीय सूत्र है, जल्दी बताओ। याद रखना L2 है। तो बच्चों देखो फोर्स का तुम लोग को रटवाए थे ना, क्या रटवाए थे? ml/t-2 रटवाए थे ना, लेकिन यहाँ पे दो गो L है,
तो दो गो एल तभी होगा या तो कार्य होगा या ऊर्जा होगा, उससे रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम एल टी टी माइनस टू ये ऊर्जा का होगा, और ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा यहाँ मारेंगे, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाकी ऊर्जा है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक बताओ, सबको पता है कैंडेला होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कौन सा क्वांटिटी ऐसा है जिसकी यूनिट हो डायमेंशन ना हो, और पढ़ा क्या है, तो एंगल बच्चा, क्या एंगल। उसके बाद कह रहा है 10th नंबर क्वेश्चन कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताओ, तो तुमको रटवाए हैं, है ना। ये अलग बात है कि तुमको हम रटवा दिए, लेकिन रटा नहीं जाता है, तो तुम एक काम करोगे, यहाँ पे हम पढ़ाए हैं, ठीक है, जी का देख सकते हो, क्या है, m-1 L3 T-2, याद रखना m-1 L3 T-2, ठीक है। क्या होगा, m-1 L3 T-2, ठीक है। तो देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जितना पढ़ाया 10 क्वेश्चन कराया, एक भी क्वेश्चन ऐसा बताओ जो हम पढ़ाए उससे नहीं आया, आया है, बिल्कुल आया। तो इसी तरह जो हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना भरोसा रखो, और चुपचाप जो पढ़ा रहे उतना ही पढ़ो, बुक खोलोगे 9 दिन में और उलझ जाओगे, डिप्रेशन में चल जाओगे। चलिए आते हैं यूनिट 2, मतलब पार्ट 2 पे आते हैं। देखो इसमें हम 2 चैप्टर कवर किए हैं, क्योंकि टाइम कम है तो ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो इसी में हम आगे काइनेमेटिक्स भी रहेगा। तो अब हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर, यानी कि हम पढ़ेंगे अदिश और सदिश राशि के बारे में, ठीक है, अदिश और सदिश राशि के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अदिश राशि वैसे मात्रक को कहा जाता है, वैसे भौतिक मात्राएं को कहा जाता है जिसके पास सिर्फ मान हो, कोई दिशा ना हो, सिर्फ मान हो। जैसे 2 किलो नमक ले लो, या फिर अभी बोलो तापमान यहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस है, या फिर और भी कुछ क्वांटिटी लो, प्रेशर ही ले लो, वो भी स्केलर ही है, ठीक है। तो ये सब जो है ना क्वांटिटी जिसके सिर्फ मान हो, कोई दिशा उशा ना हो, वैसे राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा ना हो, उसको हम स्केलर बोलते हैं। इकाई में देखा जाए तो मास, मतलब एग्जांपल में देखा जाए तो मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क, करंट, सब के सब, है ना, ये सब के सब स्केलर है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर इसको बोलते हैं जिसके पास मान भी हो और उसमें दिशा भी हो, दोनों। इसका उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, फोर्स, मोमेंटम, जिसके पास दिशा और हो और क्या, मान भी हो, ठीक है। उसके बाद वेक्टर हम बहुत सारे होते हैं, बट मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इकाई यूनिट वेक्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं इसकी मान 1 हो और इसका काम सिर्फ दिशा दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है, और इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 1, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। उसके बाद आता है जीरो और नल वेक्टर। जीरो और जो नल वेक्टर होती है उसकी वैल्यू जीरो होती है, उसका नाम ही है जीरो वेक्टर, तो उसकी मान भी जीरो होती है। कोई बोलेगा इसका डायरेक्शन क्या, तो इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, इसलिए लिखा है आर्बिट्ररी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन होता है। इक्वल वेक्टर उसको बोलते हैं जब दो वेक्टर का वैल्यू, मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, तो उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। चलो फटाफट आगे चलते हैं, है ना, बहुत कुछ पढ़ना है। उसके बाद जब कोई दो वेक्टर पैरेलल हो, समांतर सदिश हो, तो एंगल दोनों के बीच का जीरो होगा। जब तो कोई वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, एक दूसरे के प्रति समांतर हो तो 180 डिग्री। जब कोई वेक्टर लंबवत हो तो एंगल बीच का 90 डिग्री, याद रखना ये सब चीज। जब कोई वेक्टर कोप्लेनर हो उसको बोलते हैं समतलीय सदिश, ये एक ही सतह पे आते हैं, ठीक है, याद रखना, एक ही सतह पे आते हैं। उसके बाद ये लॉ को याद रखना, हालांकि यहाँ वेक्टर साइन नहीं दिया है तो यहाँ लगा सकते हो, या बोल्ड लेटर लिख दिया है ना बोल्ड में मोटा करके, तो समझ जाओ वेक्टर में ही लिखा है, सदिश में ही लिखा हुआ है। देखो अब दो वेक्टर a प्लस बी है, तो a प्लस बी को जोड़ते हैं ना, तो जो आता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। जो भी जोड़ने पे आता है, दो वेक्टर सदिश को जोड़ने में जो आता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट की वैल्यू होता है ना उसको हम ट्रेंगल लॉ से निकाल सकते हैं, हालांकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये याद रखना, में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको तैयार रहना। अगर दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उनका जो योग्य होता है, जोड़ होता है, वो आपको इस फॉर्मूले से निकलता है, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इससे इसका परिमाण निकलता है। और अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है, ठीक है, एक वेक्टर मान लो b है,
तो उसको जोड़ेंगे ना, अगर बीच का एंगल मान लो थीटा दिया है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये जो आएगा जोड़ने पे उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। इसी रिजल्टेंट की जो मान होती है इस फॉर्मूला की सहायता से निकलता है। अब ये रिजल्टेंट कुछ ना कुछ एंगल बताएगा ना, ये एंगल कुछ ना कुछ एंगल ये बताएगा ना, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना अल्फा। तो इसी अल्फा को निकालने का फॉर्मूला है बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये अल्फा जो आंसर आया रिजल्टेंट, वो जो एंगल बनाएगा किसी भी वेक्टर ए से, है ना, उसका मान निकालने का तरीका, एंगल निकालने का तरीका बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखोगे तभी इस काम हो पाएगा। उसके बाद दो तीन बात का याद रखें। देखिए, दो वेक्टर का मान सबसे अधिक कब होता है? एंगल बताओ। 0 डिग्री पे। जब वेक्टर के बीच का जो कोण है 0 डिग्री होता है तो वो वेक्टर का मान सबसे अधिक होता है। जब वेक्टर के बीच का कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट का मान होता है ए माइनस बी हो जाता है, सबसे कम होता है। मतलब 0 डिग्री हो, दो वेक्टर सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो वेक्टर की मान सबसे ज्यादा होगी। 180 डिग्री हो तो वेक्टर की मान सबसे कम होगी। और अगर 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट निकालने का सूत्र है, अगर 90, ये सूत्र सिर्फ 90 डिग्री पे लगता है। अगर आपको बोल दे दो सदिश के बीच का कोण का 90 डिग्री है और बोले रिजल्टेंट निकालो, तो दोनों को रूट अंदर लिखना और स्क्वायर कर डालना, जोड़ देना। ठीक है, 90 डिग्री हो तब ये इस तरह से हम निकालते हैं मान रिजल्टेंट का। चलिए, अब देखो एक और बात, अगर हम इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ दें, एक्स और वाई में तोड़ दें, तोड़ा जाता है, याद रखना। एक वेक्टर को हम एक्स और वाई में तोड़ सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ए है, ठीक है, और वो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको अगर हम तोड़े एक्स और वाई में, एक्स में जो होगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, वाई में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। एक्स में ए कॉस थीटा, वाई में ए साइन थीटा। ठीक है, एक्स में ए कॉस थीटा और वाई में ए साइन थीटा। ठीक है, याद रखना। तो अगर आपसे कोई बोलेगा एक्स वाला हिस्सा बताओ, सिंपल बोल देना ए कॉस थीटा कर दो, एक्स निकल जाएगा। और बोलेगा वाई वाला हिस्सा निकालो तो बोल देना ए साइन थीटा कर दो, आंसर निकल जाएगा। वेक्टर को तोड़ने का तरीका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, वेक्टर को हम गुना भी कर सकते हैं, और वेक्टर को दो तरीके से गुना किया जा सकता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर को दो तरीके से गुणनफल किया जा सकता है, ये बात आप माइंड में डाल दो। ठीक है, एक जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, ये गुणनफल डॉट प्रोडक्ट होता है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो दो वेक्टर का गुणनफल होता है वो स्केलर आता है, अदिश राशि आता है, ना कि सदिश। तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, रिजल्ट स्केलर मिलेगा। और उदाहरण तौर पे वर्क को उठा लो। वर्क बराबर क्या पढ़ते हो ये बताओ? वर्क बराबर पढ़ते हो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो। तो यहाँ जो ये डॉट है ना बाबू, ये एक तरह का डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। एक तरह का नहीं, डॉट प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो कार्य का जो सूत्र होता है ये फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन, इसमें जो बीच में गुणनफल है, ये गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। क्योंकि इस दोनों को गुना करते हैं तो एक ऐसा मात्रा मिलता है जो कि अपने आप में अदिश है, स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। गुणनफल करने पे स्केलर मिलता है। इसको करते कैसे? ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, और याद रखना, अब यहाँ कुछ बात है उसको याद रखना। कभी भी अगर आपको दो यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जैसे आई कैप, इसको ये है ना, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं आई कैप, जे कैप इसको भी यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ये होता है के कैप, इसको भी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये आपस के जो यूनिट वेक्टर है, मतलब एकांक वेक्टर बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच का जो आपसी कोण होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है? आपसी कोण 90 डिग्री। ठीक है, इसके बीच का आपसी कोण 90 डिग्री होता है, याद रखना। अब देखो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सब 1 होता है। ठीक है, अगर सेम टू सेम रहा एकांक सदिश, तो उसको अगर गुणनफल करेंगे तो 1 आएगा। और अगर आई और जे हो गया, जे और के हो गया, और के और आई हो गया, तो 0 हो जाता है। बोलो सर 0 क्यों होता है, ये बताओ। याद रखना बच्चों, ये यूनिट वेक्टर है, एकांक वेक्टर जिसकी मान 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है? 1, याद रखना। और इसके बीच का आपसी एंगल कितना होता है? 90 डिग्री।
याद रखना। दूसरा बात, दो सदिश को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट गुणनफल करते हैं, ठीक है ना, अदिश गुणनफल करते हैं, तो ए बी कॉस थीटा लिखाता है। अब देखो यहाँ जीरो क्यों आया, आई जे के आई जीरो क्यों आया, क्योंकि देखो बच्चों आई और जे के बीच का जो आपसी एंगल होता है 90 डिग्री होता है, बताए ना। और यहाँ पे अगर कॉस थीटा के अंदर 90 डाल दोगे तो कॉस 90 का मान क्या होता है, शुद्ध। तो अगर डॉट प्रोडक्ट के अंदर 90, देखो एक बात समझो, एक बार माइंडे में डाल दो, माइंड के अंदर ये बात डाल लो कि अगर अदिश गुणनफल हुआ, स्केलर प्रोडक्ट हुआ, यानी डॉट प्रोडक्ट हुआ, तीनों बात बराबर एक ही नाम है, और उसमें जीरो आंसर आ गया, तो इसका साफ समझ जाना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तभी ये संभव। तो क्वेश्चन आ सकता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसका गुणनफल, अदिश गुणनफल जीरो होगा, याद रखना 90 डिग्री हो तो। उसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, इस तरह से लिखते हैं। और ये एक ना सदिश गुणनफल है, मतलब इसको गुना करके जो हमको आंसर उत्तर प्राप्त होता है, ये एक वेक्टर होता है। बोलोगे सर कहाँ, देखने में कहाँ वेक्टर लग रहा है, तो देखने में नहीं लग रहा है, तो हम दिखा देते हैं कैसे लगेगा। जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे एन कैप लिखा हुआ है, तो ये जो एन कैप है ना, ये एक तरह का यूनिट वेक्टर है, एकांक वेक्टर है। और जहां पे यूनिट वेक्टर आ गया ना, तो वो वेक्टर ही होता है। यूनिट वेक्टर का काम होता है दिशा दिखाना, डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए बी साइन थीटा एन कैप, मतलब ये एक तरह का वेक्टर है, और ए बी साइन थीटा मान है। अगर कोई बोलेगा मान क्या है, तो ए बी साइन थीटा मान है। क्या है बउआ, मान है, ये मान मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन एन कैप बता रहा है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, एक ऐसा गुणनफल है जिसमें गुना करने पे वेक्टर प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे एक और बात, आई जे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे करेंगे तो के आएगा, जे और के करेंगे तो आई आएगा, ठीक है। सिंपल ऐसे समझो ना कि आई जे के, आई जे करोगे तो के आएगा, के आई करोगे तो जे आएगा, जे के करोगे तो आई आएगा, ठीक है। अगर इस तरफ चलोगे तो प्लस आएगा, और उल्टा अगर चलोगे तो फिर माइनस आएगा। जैसे कि जे और आई बोले तो माइनस के आएगा, उल्टा चलेंगे तो जैसे निशाना ही बना हुआ है जैसे गोल, ऐसे जाओगे प्लस, और उल्टा चलना पड़ा घड़ी के विपरीत दिशा में तो माइनस करके आंसर करना। जैसे जे आई पूछेगा तो माइनस के बोल देना, आई जे पूछेगा तो के होगा, है ना, समझे बात को। आई जे के आई, ठीक है, जे के आई। लेकिन अगर आई आई पूछ दिया क्रॉस में, तो आई आई जीरो होता है। बोलोगे सर क्यों, क्यों, अब देखते हैं। देखो अगर दो वेक्टर है आई, दूसरा भी है आई, आपस के एंगल क्या होगा, कोई तुमसे पूछ देगा बताओ इसके आपसी एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर है। सेम वेक्टर मतलब इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का आपसी एंगल 0 डिग्री होता है। और साइन थीटा में जीरो डालोगे तो साइन जीरो जीरो, इसलिए दो अगर ऐसा वेक्टर है, देखो एक और डायरेक्ट बता देते हैं, अगर कोई दो वेक्टर है उसको गुणनफल करने पे आंसर जीरो आ रहा है, कौन सा गुणनफल, क्रॉस वाला, क्रॉस गुणनफल करने पर आंसर जीरो आ रहा है, समझो कि उसका उसका बीच का एंगल जीरो, उसके बीच का एंगल जीरो। चलिए देखो लेमिस थ्योरम आता नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं, तुम लोग को नहीं आता है फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए बी सी, इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, इसको गामा बोल दो, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा सुन के अच्छा आधातर बच्चा कहता है क्या जीवन में अल्फा बीटा गामा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा ना, सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, सुन लो चुपचाप। देखो आपको करना क्या है कि ए है, ठीक है, ए है, एक मिनट ना फॉर किलोमीटर, ठीक है। ए के सामने वाला साइड क्या है, बीसी, ठीक है। तो यहां पे सिंपल है कि ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा और सी बाय साइन गामा करोगे, ठीक है, तो ये बराबर होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, इसको लेमिस थ्योरम बोलते हैं, इतना याद रखना, डीप में नहीं जाना, ठीक है, डीप में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अब एमसीक्यू करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से कौन अदिश राशि है, जल्दी से आंसर करो, सबको पता है अदिश राशि कौन है, तो इसमें जो अदिश राशि है वो स्पीड है, चाल क्या है, स्पीड है। आगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, दो लंबवत सदिशों का अदिश,
गुणनफल। कौन सा? अदिश। कैसा है भाई? लंबत है। लंबत मतलब 90 डिग्री। और अभी तुमको देख लेना, वीडियो को बैक करके देखो, 10 बार बोले होंगे कि यदि दो सदिश मात्राएं राशि लंबत हो तो गुणनफल 0 होता है। याद रखना, कौन सा गुणनफल? डॉट वाला, क्रॉस वाला में 0 मत करके आ जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है आई और जे का जो वैल्यू होगा, आई और डॉट जे का कितना होगा? बच्चों अभी पढ़ा क्या है ना कि आई जे और के आपस में एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। तो आई और जे का डॉट करोगे तो बीच का एंगल 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में अगर एंगल 90 डिग्री आया तो मान क्या आएगा? 0। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में अगर एंगल 90 डिग्री आया तो मान 0 आएगा, क्योंकि कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस के अंदर 90 जाएगा तो 0 आ जाएगा। चलिए आगे चलें। कह रहा है कि यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है? एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है? 1 होता है, सबको पढ़ा रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है दो वेक्टर को जोड़ने पे जो सबसे अधिकतम योग क्या होगा? तो दोनों का आपसी जोड़। अगर दो वेक्टर है उसका अगर कोई पूछे जोड़ने पे सबसे अधिकतम मान क्या होगा, तो उसकी जो आपसी जोड़ होगा वही होगा, ए प्लस बी। आगे चलते हैं। कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा, हाँ ये नहीं बताया तो ये हम बता देते हैं। अगर दो वेक्टर को गुणनफल कर रहे हो, कैसा गुणनफल? क्रॉस वाला। अब तुम सभी को बता चुके हैं क्रॉस गुणनफल जो होता है ना, वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता है। वेक्टर मतलब सदिश होता है। गुणनफल करने पे दो सदिश को गुणनफल करोगे, सदिश से आएगा। तो उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। बस इतना याद रखें, राइट हैंड थंब रूल। आगे चलते हैं। कह रहा है इसमें से वेक्टर कौन है, सदिश कौन है? तो आप सबको पता है, मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। एनर्जी अदिश होता है, स्केलर प्रेशर भी स्केलर होता है, मास भी स्केलर होता है, टॉर्क है ना। आप तीन को काट दो तो एक आंसर आ जाएगा। बल आघूर्ण जो होता है वेक्टर होता है। आई और के के बीच का एंगल क्या होगा? सबको पता है आई जे के आपसी एंगल 90 डिग्री होता है, तो आई और के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा। इन्हें 180 कर देना। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा? पैरेलल बच्चों, पैरेलल। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दो समांतर सदिश है तो दोनों पैरेलल एक ही दिशा में, और अगर कोई चीज एक ही दिशा में होता है तो उसके बीच का आपसी कोण क्या होता है? आपसी कोण जो होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, और थीटा के अंदर अगर 0 गया तो मान क्या आएगा? 0 आएगा। याद रखना, सिंपल रख लो कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है और उसमें 0 डिग्री आ गया दो सदिशों के बीच तो आंसर 0 होगा। ठीक है, आगे चलें फटाक से। अगला कह रहा है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है तो आपसी एंगल क्या होगा? तो याद रखना, ये बराबर तभी हो सकता है जब आपसी एंगल 90 डिग्री हो। याद रखना, आपसी एंगल 90 डिग्री हो। ए प्लस बी का मान और ए माइनस बी का मान तभी बराबर हो सकता है जब आपसी एंगल 90 डिग्री हो। ये याद रखना, बस ये आपको याद रखना। आगे चलते हैं। अब आते हैं काइनेमेटिक्स। 1D प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, है ना। तो काफी आधा से ज्यादा हम पढ़ा चुके हैं, अभी आधा और पढ़ना है। क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, 20 क्वेश्चन करवा दिए, इतना सारा थ्योरी पढ़ा दिए। अब क्या चाहते हो? इतना कम समय में अगर तुमको इतना कंटेंट हम ला के दे रहे हैं, बहुत रेयर है। इतना कम समय में तुम पूरा फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ लो, 20 क्वेश्चन कर लो, है ना। और जो भी पढ़ा रहे हैं उसी क्वेश्चन है, सब मिलता जुलता है ना। तो पढ़ाया वो क्वेश्चन ही आ रहा है, ऐसा नहीं कुछ अलग करवा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, तो अगर हम काइनेमेटिक्स शुरुआत करें, कुछ बच्चे कहेंगे सर काइनेमेटिक्स होता क्या है, तो हमको पता ही नहीं, तो आप आगे कैसे पढ़ा सकते हो? ठीक है, तो इसका भी हम जवाब दे देते हैं। तो काइनेमेटिक्स मतलब होता है किसी वस्तु के गति के बारे में पढ़ना बिना कारण जाने हुए। मतलब कि एक हुआ ना कि तुमको कोई आया मिठाई खिलाने, किलो मिठाई खा लो, तुम सोच में कि भाई काहे मिठाई दे रहा है हमको। तो काइनेमेटिक्स ऐसा है कि तुम मिठाई खा लो, ये मत पूछो कि क्यों दिया जा रहा है मिठाई, है ना, किस खुशी में बांटा जा रहा है मिठाई, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तुमको सिर्फ इससे मतलब है कि भाई हमको मोशन के बारे में पढ़ना है। मोशन काहे हो रहा है, गति क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण कौन है, किसने लात मार दिया, किसी ने कोई हाथ मार दिया, किस तरह से गति हो रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ मतलब है कि भाई गति हो रहा है, गति हो रहा है तो उसका चाल क्या है, गति हो रहा है तो उसका त्वरण क्या है, गति हो रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है, बस उससे मतलब है। क्यों हो रहा है इस पे मत जाओ। तो उसी पढ़ाई को काइनेमेटिक्स बोला जाता है। आज तक तुम लोग को नहीं समझ आया होगा, लेकिन आज पता चल गया होगा कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों की आपसी लड़ाई हमेशा चलते रहती है, और इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है आपसी लड़ाई के चक्कर में। देखो, डिस्टेंस मतलब तुम चल रहे हो,
कितना चले डिस्टेंस कहलाता है। वाजिब तौर पे कितना चले, तुम कितना घूम फिर के आओ, जहां वहां जहां जाना है जाओ, तुम वास्तव में कितना चले डिस्टेंस कहलाता है। जबकि विस्थापन जो होता है ना, वो ये नहीं कहता कि तुम कितना चल लिए। विस्थापन कहता है कि भाई मान लो तुम ए से चलना स्टार्ट किए और घूम फिर के पूरा है ना, पूरा शहर घूम घाम के यहाँ पे आ गए, तो डिस्टेंस देखा जाए तो इतना ज्यादा है, यहाँ से पूरा जाके वापस यहाँ पे आए तो इतना बड़ा डिस्टेंस है, दूरी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें विस्थापन का, तो विस्थापन उतना नहीं होता है। विस्थापन को सिर्फ दो ही चीज से मतलब है, शुरू में तुम कहाँ पे थे और बाद में कहाँ पे, बस इतना ही मतलब है। उसको ये मतलब नहीं कि तुम कितना घूमे कितना चले, कोई मतलब नहीं है। तुम शुरू में ए पे थे, बाद में बी पे थे, तो विस्थापन जो होगा इतने होगा बस। ये जितना होगा ये आपका, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये आपका विस्थापन और दूरी ये रहा। ठीक है, इससे क्या सीख मिलता है कि दूरी हमेशा या तो ज्यादा होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा, कम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना माइंड में। तो दूरी मतलब वास्तव में कितना चले, ये एक अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन छोटी दूरी। एक और बात, दूरी हमेशा प्लस होगा, या तो तुम चलो तो प्लस होगा, चलो ही मत जीरो होगा। तो या तो दूरी जीरो हो सकता है अगर तुम चल ही नहीं रहे, चल रहे हो तो प्लस होगा। लेकिन विस्थापन के साथ क्या है कि विस्थापन प्लस में भी हो सकता है, विस्थापन माइनस में हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिक्स नहीं भी आता तब भी जवाब दे सकते हो। देखो, एक लड़का का विस्थापन शून्य है, तो इससे आप क्या सीखते हो? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बच्चा का विस्थापन शून्य है, तो इससे क्या सीखते हो? ऑप्शन बता दे रहे हैं। वो लड़का चला ही नहीं, दूसरा वो लड़का चला होगा, मे बी शायद, शायद वो चला होगा। पहला कह रहा है वो चला ही नहीं, वो लड़का चला ही नहीं। दूसरा कह रहा है कि वो लड़का शायद चला होगा। तीसरा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। और चौथा कह रहा है कि वो लड़का चलने के बाद जहां पे था वहीं पे आ गया। तो देखो यहाँ पे एक बात बताते हैं, ऑप्शन ज्यादा नहीं था फिर भी चार ऑप्शन हम दे दिए। देखो एक बात, तो अगर विस्थापन शून्य है तो इसका मतलब ये मत समझना कि चला ही नहीं होगा, चला होगा, घूम फिर के वहीं आ गया होगा। तो अगर वो घूम फिर के वहीं आ गया तो विस्थापन शून्य होगा। लेकिन अगर कोई पूछ दे दूरी क्या होगा, तो दूरी कभी शून्य नहीं होगा इस केस में, दूरी हमेशा ज्यादा होगा। तो एक बात याद रखना माइंड में कि विस्थापन छोटा हो सकता है दूरी से, या फिर विस्थापन बड़ा होगा दूर, मतलब बराबर होगा दूरी के। ठीक है, या तो विस्थापन छोटा होगा दूरी से या बराबर होगा। बोलोगे सर बराबर कैसे होगा? तुम एक ही दिशा में चलो, तो जब तुम एक दिशा में सीधा सीधा चल रहे हो तो दूरी जो तय करोगे उतना ही विस्थापन होगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ और बात हम बता देते हैं, कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे आपको बोलेगा औसत चाल, तो टोटल तय की गई दूरी बटा टोटल समय। कोई आपसे बोलेगा औसत वेग बता दो कितना हुआ, तो औसत वेग के लिए आपको क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपकी विस्थापन होगी और समय से उसको विभाजित कर दो। ठीक है, तो उससे याद रखना, कुछ बच्चे वेलोसिटी और स्पीड को सेम ही समझ लेते हैं, बिल्कुल गलत कर दोगे। स्पीड मतलब दूरी, कितना चले दिए गए समय में, और वेलोसिटी मतलब कितना तुम्हारा विस्थापन है, और विस्थापन छोटा भी हो सकता है, याद रखना। इंस्टेंटेनियस वेग क्या होता है ना, क्षणिक जिसको वेग बोल सकते हो, उसको हम dx/dt के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूला है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला तुम पढ़ रखे हो, ऐसा नहीं तुम नहीं पढ़े हो, पहली बार देख रहे हो, तुम 9th में भी पढ़े थे फॉर्मूला। अगर आपको 11th का नहीं याद है, बोलोगे सर 11th में हम कुछ नहीं पढ़े थे, पढ़े भी थे तो भूल गए, उतना कौन याद रखता है, 11th वैसे भी हार्ड होता है। तो ये फॉर्मूला 9th में भी पढ़े होगे, एस बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एक और बात हम बताना चाहेंगे, ये देखो पहला बात तो आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने का संभावना है कम है, मतलब ज्यादा नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, तुम देख लेना, मतलब 50% से भी कम आएगा, 40% मान लो, 30-40% न्यूमेरिकल होगा। उसका बाद न्यूमेरिकल में ज्यादा हार्ड नहीं होगा, यही फॉर्मूला पे आधारित न्यूमेरिकल होगा, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है याद रखना, अंतिम वेग, यू क्या है शुरुआती वेग, ए क्या है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, टी क्या है टाइम। तो आपको दिए गए क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, उस हिसाब से इस फॉर्मूला में डालोगे और निकालोगे। ठीक है, बहुत ईजी है। आगे हम इस पे क्वेश्चन भी रहेगा तो हम करवाएंगे, अभी है अभी 10 क्वेश्चन और करवाना है। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला है कि तुमने कितना दूरी तय किया दिए गए सेकंड में। फॉर एग्जांपल एक लड़का भाग रहा है, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, भाग रहा है,
3 सेकंड बीता। क्वेश्चन आपसे पूछती है कि बताओ वो लड़का चौथवे सेकंड में कितना चला। ये नहीं बोला कि शुरू से लेके 4 सेकंड में कितना चला है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि वो लड़का चौथवा मतलब फोर्थ सेकंड में कितना चला, बस ये पूछा। 3 सेकंड तक कितना गया उससे हमको कोई मतलब नहीं। पूछा कि चौथवें सेकंड में कितना चला, तो उसके लिए सूत्र लगाते, ये फॉर्मूला लगाते। तो इसको याद रखना, ठीक है। कुछ चीज तो याद रखना पड़ेगा बच्चों। मैं ये नहीं बोला पूरा बुक खोल के बैठ जाओ, लेकिन कुछ चीज है जो याद रखो, अच्छा स्कोर कर पाओगे। और देखो एक बात, किसी भी चीज को ना कैजुअली मत लो ज्यादा। आप सोच रहे हो कि नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, अरे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज मार्क्स बहुत कम आ जाएगा। चलिए, उसके बाद अगर हम फ्री फॉल का बात करें, तो फ्री फॉल में सिंपल याद रखना, अगर कोई वस्तु को तुम छोड़ रहे हो, फ्री फॉल मतलब क्या है, कोई वस्तु गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण कारण नीचे गिर रहा है, ठीक है, उस केस में वही फॉर्मूला ये बन जाता है। हालांकि आप नहीं भी रखो, इसको नहीं भी याद रखो कि चलेगा, बस उसी फॉर्मूला में u का मान 0 डाल देना, a के जगह पे g डाल देना। जो फॉर्मूला भी पढ़े हो ना, उसी में u की जगह 0 डाल देना, a की जगह g डाल देना, तो ये फॉर्मूला खुद के खुद बन जाएगा। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी में u 0 डाल दो, ये जो पढ़े हो यहाँ गए, u 0 डाल दो और a की जगह g डाल दो, यही बन जाएगा तीनों। फ्री फॉल में तो याद रखना कि कोई भी वस्तु ग्रेविटी के कारण गिर रहा है, उसकी शुरुआती वेग 0 है, उसको फ्री फॉल बोल देंगे। अब देखो एक और बात, ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, ये मैं समझा देता हूँ। जैसे तुम एक बॉल लिए, जमीन से उसको फेंक दिए यू चाल से या यू वेग से बोल दो, तो ये बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा, एक हाइट तक जाएगा, ऊंचा कुछ हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद वापस ही गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, कितना ऊपर तक वो जा रहा है, उसका सूत्र होता है यू स्क्वायर बट्टा 2g। बोलोगे सर ये क्या है, यू क्या है। अरे बाबू यू मतलब तुम कितना तेज बिगे हो, जैसे तुम 20 के स्पीड से बिगे हो, तो यू के जगह 20 डाल देना। जी क्या है, जी आपका त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, सबको पता है जी का मान 10 होता है। कभी कभार 9 लेते तो 10 है, 9.8 भी लिया जाता है, क्वेश्चन में लिख देगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन पूछेगा, बाबू एक बॉल को फेंक दिए, बताओ कितना ऊपर गया, तो सिंपल बोलोगे यू स्क्वायर बट्टा 2g कर दो, बात खत्म। आपसे पूछा जाएगा कितना देर हवा में रहेगा, टॉप ऊपर पहुंचने में कितना देर लगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल को तुम उठा के कैच कैच खेलते हो ना, या फिर तुम लोग क्रिकेट तो खेले ही होगे, तो उसमें बॉल को फेंकते हो तो बॉल ऊपर जाता है, तो सबसे ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, टॉप पे जाने में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टॉप पे जाने में जो समय लगेगा, यू बट्टा जी, यू मतलब जो स्पीड से तुमने भीगा है, और जी मतलब जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, उससे विभाजित कर दो, तो तुम्हारा समय निकल जाएगा कि ऊपर जाने में कितना समय लगा है। एक और बात याद रखना, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय नीचे आने में भी लगता है। याद रखना, यहाँ पे हम हवा को नहीं लेके चलते हैं, एयर के कारण ऐसा नहीं होता है वास्तविक वाजिब तौर पे, लेकिन अगर हम एयर को हटा दें, तो कोई भी चीज को भिगोगे, जितना समय उसको ऊपर जाने में लगा है, नीचे नीचे आने में उतना ही समय लगेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊपर ज्यादा लगा जाने में कि नीचे ज्यादा लगा आने में, तो दोनों आने जाने में बराबर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एक और बात, अगर कहा जाए, क्वेश्चन बहुत बार आता है, नीट के एग्जाम में भी आ गया है ना, लेकिन आप इसको याद रखना कि कोई भी वस्तु को अगर हम छोड़ते हैं, तो पहला सेकंड में जो तय की गई दूरी है, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी है, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी है, उसका अनुपात ये होता है 1 3 5 7, ऐसे ही चलते रहता है, ऑड नंबर का अनुपात होते रहता है। तो अगर कोई भी चीज को छोड़ते हैं, पहले सेकंड में कितना गया, दूसरा सेकंड में तीसरा गया, तीसरा सेकंड में कितना गया, तो ये अनुपात याद रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बॉल भाग रहा है, देखो हम सब कुछ पढ़ाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, भले टाइम कम है फिर भी एक एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, तुम देख मिला लेना जाके बुक से, ठीक है। अगर एक बॉल यू स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, बॉल फेंक दिए तो कहीं ना कहीं जाकर रुकवे करेगा, तो जहां जाके रुकता है बाबू, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। जहां भी जाके रुकेगा उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बट्टा 2a। क्या होता है, यू स्क्वायर बट्टा 2a, याद रखना, ठीक है। अगर कोई भी चीज को बिक दी है, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, तो जहां जाके रुकेगा उसको हम यू स्क्वायर बट्टा 2a बोलेंगे, ठीक है। यू स्क्वायर बट्टा 2a बोलेंगे, याद रखना। यू क्या है, जितना तुम बिगे हो। ए क्या है भाई, ए एक्सलरेशन है, उस पर कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा या एक्सलरेशन दिया होगा आपको। अब यहाँ पे जी मत डाल देना एक जगह पे, उसका अपना एक्सलरेशन लिखा होगा वहां, ठीक है, तो वो दे देगा आपको, इससे कहां पे जाकर रुकेगा आप निकाल सकते हो, ठीक है। याद रखना, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिश्ता यू स्क्वायर के डायरेक्ट स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर के साथ डायरेक्ट होता है। यानी कि तुम अगर किसी चीज को कस के भिगोगे तो और ज्यादा दूर जाके रुकेगा, धीरे भिगोगे तो कम दूर जाके रुकेगा, ये तो आपको पता है पहले से ही, तो वही फॉर्मूला है। चलिए
एक और बात, अब कुछ कुछ बात याद रखते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि बाबू आपको हम पोजीशन टाइम का ग्राफ दे रहे हैं, ठीक है, तो पोजीशन टाइम का ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो वेलोसिटी बताता है, वेग बताता है। जो उसका ढलान होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, पोजीशन मतलब इधर एक्स है, इधर टी है, इसका जो स्लोप होगा ये हमें क्या बताएगा बाबू? वेग बताएगा, वी। और अगर ये स्ट्रेट लाइन रहा, ये अगर स्ट्रेट लाइन रहा, देखो जैसे अभी 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 स्ट्रेट लाइन है ना, तो समझ जाना यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक समान वेग है। लेकिन अगर ये कर्व निकल गया ऐसे, तो समझ जाना कि त्वरित गति हो रहा है। कर्व मतलब त्वरित गति, सीधा हो स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको पूछ सकता है, ग्राफ दे देगा, कहेगा लो बताओ इसका चाल कैसा है, वेग कैसा है, एक समान वेग है, त्वरित है, कैसा है? तो बोलेंगे भाई स्ट्रेट लाइन है तो एक समान वेग है, घूम गया तो एक्सेलरेटेड है। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ दे दे तो भाई ग्राफ ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब रुका हुआ है। ठीक है, ये सब याद रखना। चलिए, उसी तरह वेग और समय का ग्राफ देता है, तो वेग और समय का जो ग्राफ बनता है उसको आप वीटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। इधर वी होता है, इधर टी होता है। तो अगर ऐसे है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो प्लस एक्सलरेशन, और अगर ऐसे है उल्टा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक्सलरेशन माइनस है। ठीक है, और बात, इसका जो ढलान होगा स्लोप, वो एक्सलरेशन बताएगा। किसका स्लोप? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और बहुत बार आपसे पूछ देगा, देखो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, बार बार एक चीज दोहरा रहा हूँ इस बात को कि मैं एक टॉपिक भी नहीं छोड़ रहा। तुम मिला लेना, घर जाके बुक खोल लेना, देखना हर टॉपिक है, भले छोटा है, एक लाइन दो लाइन में खत्म कर दिए, लेकिन जो भी है सब लिखे हैं। एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है विस्थापन बताता है। जैसे वीटी ग्राफ है, तो इसके अंदर का ये एरिया है ना, इसको क्षेत्रफल निकालोगे तो ये हमें क्या बताएगा बाबू? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी, इसको सापेक्ष वेग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दो वस्तु है, इसका सापेक्ष वेग निकालना है, उसको हम लिखते हैं वी ए बी, और सापेक्ष वेग को तोड़ते हुए लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। अगर आपको लिखना है वी बी सी, बी का सापेक्ष वेग निकालना है सी के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी सी। जो पहले होगा उसको इधर लिखेंगे, फिर माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम ये लास्ट टॉपिक है इसका, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर क्लास खत्म। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें हम, तो कोई भी चीज को किसी एंगल पे फेंक दो गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर, इस गति को प्रोजेक्टाइल गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रेक्षेप गति कहते हैं। यहां से गया, यहां जाके गिर गया। ठीक है, ये जहां गया इसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। यहाँ पे जाके गिरा, ये आपका रेंज हो गया। अब देखो इसका अगर कोई बोलेगा रास्ता कैसा है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके रास्ते को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक होता है, कहता है पैराबोलिक। आगे याद रखना बाबू कि जब भी कोई चीज को फेंका जाता है प्रक्षेप गति में, उसका जो हॉरिजेंटल वेग होता है ना, क्षैतिज वेग बोल लो, वो कभी नहीं बदलता, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है यू कॉस थीटा। यानी कि अगर आप इस यू को तोड़ोगे दो हिस्सों में, तो हम तोड़ना सिखा है ना, अगर यू से फेंके तो एक्स की ओर जो आएगा यू कॉस थीटा होगा, तोड़ना सीखा है, वीडियो को शुरू में देख लेना। ऊपर है यू साइन थीटा, तो यू कॉस थीटा जो होता है ना, हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा, वो नहीं बदलेगा। तो पूछ सकता है कि कौन सा कांस्टेंट होता है, तो हॉरिजेंटल वाला यू कॉस थीटा। कौन बदलता है? तो वर्टिकल वाला बदलता है। ठीक है, रास्ता पैराबोलिक, याद रखना। चलिए, और हाँ, अब किसी चीज को तुम ऐसे करके भेज दोगे, बिग दोगे, जैसे क्रिकेटर छक्का चौका मारता है ना, छक्का मारता है, बॉल ऐसे करके जाता है, गिरता है। मिसाइल लॉन्च होता है, तो मिसाइल भी ऐसे ही जाता है, पैराबोलिक। ये सब प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है। क्रिकेट खेलते हो छक्का लगता है, तो वो भी प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है। मिसाइल जो चलाता है, इंडिया चलाया कोई भी देश चलाया, मिसाइल जाके गिरा तो ये भी प्रोजेक्टाइल होता है, ऐसे करके ऐसे जाके गिर जाते हैं। तो मान लो तुम किसी चीज को थीटा एंगल पे यू वेग से प्रक्षेपित कर दिए, फेंक दिए, तो कितना देर हवा में रहेगा? उसका सूत्र होता है 2u साइन थीटा बाई जी। बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? अरे बाबू सब दिया रहेगा। देखो u का मान दे देगा कितना से बिगे हो, थीटा पता रहेगा, फॉर्मूला में डालोगे 2u साइन थीटा बाई जी, बात खत्म। उसके बाद पूछेगा कितना ऊपर गया, अधिकतम ऊपर कितना गया था, तुम देख सकते हो अधिकतम कितना गया, ये इसको अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं। जो जाएगा एक समय पे बीच में आके अधिकतम ऊंचाई जाएगा, तो उस अधिकतम ऊंचाई को निकालने के लिए फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g।
वैल्यू दिया रहेगा, यू का मान थीटा का मान सब डालोगे निकल जाएगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो। हालांकि फॉर्मूला भी पूछ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद रेंज, किसी चीज को बिग दिए कहाँ जाके गिरेगा, जैसे यहां से बिगे ऐसे जाके ऐसे गिर गया, तो ये जाके गिरा जहां पे उसको बोलते हैं रेंज, सीमा बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये रेंज हम आराम से निकाल सकते हैं। और याद रखना ये सिंपल एक बात क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, कि जो रेंज होता है अधिकतम कब होता है, तो 45 डिग्री में अगर आप प्रक्षेपित करते हो तो उस केस में रेंज होता है अधिकतम होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, बाबू ये 2 थीटा है, बीच में 2 है। ठीक है, अधिकतम रेंज 45 डिग्री पे होता है, और उस अधिकतम रेंज के लिए आप डायरेक्ट यू स्क्वायर बाई जी भी कर सकते हो। अगर आपसे अधिकतम रेंज पूछा तो यू स्क्वायर बाई जी भी कर सकते हो। चलिए, ये आप याद कर सकते हो, ये ना रेंज और हाइट के बीच का आपसी रिश्ता है। ठीक है, रेंज और हाइट के बीच का आपसी रिश्ता है। हमको नहीं लगता तुम्हारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, बट याद करना चाहो तो कर सकते हो नॉलेज के लिए। ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात है एग्जाम। चलिए, एक और बात, अगर किसी वस्तु को तुम प्रक्षेपित करते हो थीटा एंगल को, और उसी वस्तु को तुम 90 माइनस थीटा से कर देते हो, मतलब दो एंगल फेंकते हो, एक तो हम थीटा बिग दिए और एक 90 माइनस थीटा पे बिग दिए, तो दोनों केस में एक ही जगह जा गिरेगा। यानी कि अगर किसी वस्तु को तुम ऐसे बिगे, यहां जाके गिर गया, ऐसे भी गिर ऊपर भले जाएगा, उठेगा खूब, यही जा गिरेगा। तुम देखे होगा क्रिकेट सब में, कोई कोई मारता है सुटा के छक्का, नीचे नीचे छक्का चल जाता है कवर ड्राइव से, और कोई कोई खूब उठा देता है बॉल, लेकिन गिरता है वहीं पे। मतलब लगता है कहाँ चल जाएगा, विदेश चल जाएगा बॉल, लेकिन पता चलता है वहीं जाके गिर गए, है ना, खूब उठा। तो ये वही बात है, खूब उठ गया, ये है कि नहीं उठा खूब। तो मान लो ये 30 डिग्री है, जाके गिरा सेम जगह पे, तो ये कितना होगा जल्दी बताओ, 60 डिग्री। बोले सर आपको कैसे पता है 60 होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए, जोड़ 90 होना चाहिए। तो अगर दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, तो समझ लो उन उन दोनों एंगल पर अगर हम बॉल फेंकेंगे या कुछ भी फेंकेंगे, सेम जगह जाके गिरेगा। तो वही कहना है, थीटा बिगो या 90 माइनस थीटा बिगो, बॉल जाके सेम जगह गिरेगा। कहाँ गिरेगा, सेम जगह। उसके बाद इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा बाबू, फिर भी याद रखना कि जो चीज को तुम बिकते हो ना, तो जो रास्ता तय करता है, ये जो रास्ता जो तय करता है, इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। उस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है ना, उस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, यहाँ पे ब्रैकेट में है ना, ये जो रास्ता तय कर रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री है y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेग समय ग्राफ की ढाल स्लोप क्या बताती है, सबको पता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ त्वरण बताता है, क्या बताता है, त्वरण। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है एरिया, याद रखना एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं, एटी ग्राफ है। इसका जो एरिया होता है, एटी ग्राफ का क्षेत्रफल, याद रखना ये वेग में परिवर्तन बताता है। किसको बताता है, वेग में परिवर्तन बताता है। कह रहा है अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण क्या होगा, अभी पढ़ा क्या है, 45 डिग्री, ज्यादा दूर गिराना है बॉल को। तो ग्रेविटी हमेशा किधर होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण किस दिशा में सदैव होती है बाबू, नीचे लगता है। धरती हमेशा नीचे बुलाता है, कोई भी चीज को ऊपर नहीं भेजता है, नीचे बुलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण हमेशा नीचे होता है, याद रखना। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपित करते हैं कौन सा चीज एक जैसा होता है, तो हमने बोले ना क्षैतिज वेग, याद करो पढ़ा है ना, यू कॉस थीटा, ये नहीं बदलता, ये सेम रहता है। अगर कोई वस्तु स्टार्ट शुरू से होता है, रेस्ट से होता है, रेस्ट मतलब ये होता है बाबू यू का मान 0, तो ये बोला प्रारंभिक वेग क्या होगा बाबू, 0 होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। प्रोजेक्टाइल का रास्ता कैसा होता है, पैराबोलिक, है ना, प्रवलयकार। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, सबको पता है। कह रहा है प्रक्षेपण के सबसे ऊंचा हिस्सा पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेग किधर होता है, तो बाबू इस समय जो वेग होता है ना, सबसे ऊंचा पॉइंट पे बता रहे हैं, वी कॉस थीटा होता है। ऊपर वाला वेग होता ही नहीं है, इधर वाला ही वेग होता है। तो सबसे ऊंचा पॉइंट पे क्षैतिज वेग ही होता है, ऊपर वाला वेग होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे होगा वर्टिकल वेलोसिटी 0,
ठीक ना। कुछ लोग एक्सेलरेशन को 0 मार के आ जाते हैं, बेवकूफ। एक्सेलरेशन हमेशा लगता है। क्या धरती कभी कहेगा हम आराम कर रहे हैं, हम अभी नहीं लगाएंगे फोर्स, तुम लोग उड़ो कूदो फिरो, ऐसा नहीं होता है। धरती हमेशा बल लगाता है। इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा सब पे, टॉप पे सिर्फ क्षैतिज वेग होगा। ठीक है। चलिए, त्वरण की एसआई मात्रक बताओ, सबको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए, धन्यवाद आप सभी का। तो जल्दी बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। एक वीडियो के अंदर इतना बड़ा बड़ा चैप्टर प्लस 30 क्वेश्चन, कहीं भी जाके यूट्यूब पे देख लो। मैं ये नहीं बोला प्राउड में करता नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूं आपके लायक का नहीं मिलेगा, मिलेगा खूब डीप में मिल जाएगा। तुम बैठोगे यूट्यूब पे खोलने, पता चलेगा इतना पढ़ा दिया कि मास्टर दिमाग में ही नहीं जा रहा। तो तुम्हारे हिसाब से हम पढ़ाएं, इतना कम समय में पढ़ाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा पढ़ा दिया कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर है जो मुझसे भी अच्छे हैं, मैं उनको खुद अपना गुरु मानता हूँ। लेकिन आपके अनुसार, आपके हिसाब से इतना नहीं मिलेगा कहीं यूट्यूब पे, इतना कम समय में। ठीक है। तो जितना पढ़ा दिया उतना देखो, उतना अच्छे से पढ़ लो बाबू, उसमें तुम अच्छा मार्क्स ले ही आओगे। एक दो क्वेश्चन भले नहीं बने, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। और अगर अच्छा लगा तो प्यारा प्यारा कमेंट जल्दी से डाल दो। जो जिसको भी जैसा लगा हो क्लास, फिजिक्स खराब हो तुम्हारा, फिजिक्स अच्छा हो, जैसा भी हो, अपना एक प्यारा सा कमेंट डाल दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट किए बिना मत जाना, वीडियोस को लाइक किए बिना मत जाना। धन्यवाद आप सभी।